Hello everyone. In the continuation of chapter Work, Energy and Power, we will start with the topic Conservation of Mechanical Energy by Gravitational Force. So let us see here कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी है उसके थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएट हो रही है वो किस तरह से कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब क्या हुआ? द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी है वही रहनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर इस हेडिंग के अंडर डिस्कस करेंगे। सपोज द बॉल ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। एक मास की हमने बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कराना है जिसकी हाइट है ग्राउंड से h। हम इस पाथ को 3 पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये जो पॉइंट A है आपका ये एकदम टॉप पर है, पॉइंट C जो है वो आपका बॉटम पर है और जो पॉइंट B है वो आपका A से C के बीच में यानी कि टॉप से ग्राउंड के बीच के पाथ का कोई भी एक पॉइंट हम चूज़ कर ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या शो करना है? हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि जितनी एनर्जी पॉइंट A पर है उतनी ही एनर्जी पॉइंट C पर होगी और उतनी ही एनर्जी पॉइंट B पर भी होगी। अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर पाएँ कि इन तीनों पॉइंट्स पर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो कंजर्वेटिव है। सो लेट अस सी हियर कि जो भी हमारी बॉडी है अगर हम उसको ये मान के चलें कि ऊपर से आई है वो नीचे की तरफ, तो जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, मान लीजिए कि वो ग्राउंड में आ गई है, तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाइट h बी vh इज इक्वल टू 0। टॉप पर है उसकी हम वेलोसिटी 0 मान लें और वहाँ पर हम उसको फ्री फॉल के केस में दिखा दें। तो जब फ्री फॉल की बात हम करते हैं तो फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बॉडी की वो 0 मानते हैं एंड वी नॉट इज़ द ग्राउंड लेवल पोजीशन C। तो हमने ये दो वेलोसिटी एज्यूम कर लिया। अब हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे कि पॉइंट A पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, B पर क्या है और C पर क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट A। द बॉल एट A इज़ एट रेस्ट एंड द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो जब भी कोई बॉडी ग्राउंड से किसी हाइट पर होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो किसी जगह पर है उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसके पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएट होगी। तो अगर हम पॉइंट A की बात करें जो ग्राउंड से h हाइट पर है, तो अंडर द ग्रेविटी जो उसके पास एनर्जी एसोसिएट होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएट होगी, दैट विल इक्वल टू mgh। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर क्योंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट A के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों को ऐड कर दें और हमें मिल जाएगा पॉइंट A पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh। इसी तरह हम पॉइंट B के लिए भी स्टडी कर लेते हैं। पॉइंट B मिड पॉइंट है, तो हम ये अज्यूम कर लें कि जो पॉइंट B है वो ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पर है। तो जब स्मॉल h हाइट पर है तो बाकी ऊपर से जो हाइट हुई B से A तक की जो हाइट हुई वो कंप्लीट हाइट में से स्मॉल h को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम इस पॉइंट पर पॉइंट B पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये स्मॉल h पर, इसलिए इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल इक्वल टू mg इनटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मीन्स स्मॉल h। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जब बॉडी ऊपर से गिर के h माइनस स्मॉल h डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए B पर पहुंची तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है, उस वेलोसिटी को हम पहले निकाल लें, फिर हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो कहाँ से फॉल कराई जा रही थी बॉडी? पॉइंट A से फॉल कराई जा रही थी। तो पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0।
तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है पॉइंट बी पर, तो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और कितनी हाइट ट्रेवल की इसने, h माइनस एच। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें जो भी मिला वी एच स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है वो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। तो अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर सकते हैं पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लेते हुए। तो जैसे ही हम सम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा फिर से mg इंटू कैपिटल H, जो एनर्जी हमें पॉइंट ए पर मिली थी। इसी तरह पॉइंट सी के लिए भी बात कर लेते हैं। पॉइंट सी दैट मीन्स ग्राउंड का पॉइंट, तो ग्राउंड का पॉइंट है तो ग्राउंड से तो इस पॉइंट की हाइट 0 हो जाएगी, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट सी पर वो तो 0 हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे कि बॉडी ए से चलकर सी तक गई है, कैपिटल एच डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। तो जब उसने ग्राउंड को हिट किया उस समय इसके पास वेलोसिटी क्या थी, तो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में रख देंगे। जैसे ही हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, mg कैपिटल H। इस तरह से हमने देखा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों ही पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू mg इंटू कैपिटल H। अब क्योंकि तीनों ही पॉइंट पर सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एनर्जी जो भी थी वो कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और ना ही नई क्रिएट हुई। सो वी विल से द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट दिस केस। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन। क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी के साथ किस तरह से काम कर रहा है, तो एक ग्राफ के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमने ये देखा कि जो भी आपका ग्राफ था, h इज़ द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ पर ये बॉल रखी है। अगर हम इसको ग्राउंड मान लें तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती गई। और ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज होती गई और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। दिस इज़ द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर ये आपको आसानी से इक्वेशन दिख रही है कि किस तरह से यहाँ पर हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी यहाँ पर एनर्जी है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू द k प्लस वी, दैट मीन्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेकिन ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल है ये लगातार चेंज हो रही हैं, और हाइट h/2 पर ये दोनों ही इक्वल हैं। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज़ द कंजर्वेशन, सिंपल प्रूविंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेट अस सी द अनदर ग्राफ which is again related to the graph which shows to the in the following manner। सेम ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल किस तरह से बॉल आगे बढ़ रही है और किस तरह से यहाँ पर फिनोमिना हो रहा है, यही चीज़ को आपको दोबारा समझाया गया है। नाउ अनदर केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द स्प्रिंग फोर्स। अब हम स्प्रिंग का केस देख लेते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो किस तरह से कंजर्व है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। एक आपकी स्प्रिंग है जो अभी अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे रखी हुई है, तो जिस उससे एसोसिएटेड, उससे जो अटैच्ड ब्लॉक है उसको मान लेते हैं ओरिजिन पर रखा हुआ है, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। जैसे ही हमने एक फोर्स लगाया तो फोर्स लगाते क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, और जब कंप्रेस होगी तो मान लीजिए कि जो कंप्रेस हुआ है
तो जो ब्लॉक है वो अपनी पोजीशन से, अपनी मेन पोजीशन से वो एक्स से डिस्प्लेस हो गया है। तो जो आपने फोर्स लगाया वो तो एक्स सी के डायरेक्शन में लगाया, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स आया दैट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जैसे ही हम ये हाथ हटाएंगे तो ये जो ब्लॉक था, जो कंप्रेस था, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, वो उस एनर्जी के थ्रू काम करना शुरू करेगा और उतना ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा और फिर से वो एक्स सी दूरी को कवर करेगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीवियस टर्न पर जो वर्क की इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो वर्क की इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, या एक राउंड ट्रिप जब ले रही है बॉडी, चलना, कंप्रेस किया, फिर मेन पोजीशन तक आएगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी, फिर वापस आएगी, तो ओवरऑल जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की तो यही प्रॉपर्टी है। तो अगर अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करेंगे कि जब हमने उसको एक्सपेंड किया, यानी कि जब स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हुआ या कंप्रेशन जब हमने किया था, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमें आसानी से मिल जाएगी, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्स की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर ये हमें आसानी से मिल जाएगा। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिली है दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस हाफ एम वी, क्योंकि मोशन में भी आ गई थी स्प्रिंग, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जा रही थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जा रही थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही थी। और जब स्प्रिंग ऐसे मोशन करते करते मीन पोजीशन पर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल द सम ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू देखें तो जो ग्राफ का शेप आएगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। जो आपकी पर्पल लाइन है वो दिखा रही है काइनेटिक एनर्जी को। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों ही तरफ, चाहे एक्सटेंशन का केस लें चाहे कंप्रेशन का केस लें, वो दोनों ही केस में एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, जबकि मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है वाइल मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। दिस इज़ द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। लेकिन इन दो एनर्जी का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू के प्लस वी विच रिमेन्स कांस्टेंट। और ये जो पाथ आपको दिख रहा है दैट इज़ द पैराबोलिक पाथ, क्योंकि यहाँ पर जो आपने पोटेंशियल देखा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन स्क्वायर। एक स्क्वायर के फॉर्म में इसकी डिपेंडेंसी है, इसलिए यहाँ पर आपको पैराबोलिक पाथ नज़र आ रहा है, ना कि स्ट्रेट लाइन पाथ। नाउ we will move for the next heading, which is the collision. Collision, what is the meaning of collision? The simple meaning of collision is accident of two body, that means दो बॉडी का आपस में टकराना, that is the collision. कोलिजन को हम दो क्लास में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हम इसको दो क्लास में डिवाइड करेंगे, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इलास्टिक कोलिजन में हम ये मानते हैं कि अगर आइडियल इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड एंड आफ्टर द कोलिजन बॉडीज कंप्लीटली रीगेन फ्रॉम देयर डिफॉर्मिटीज़। ये आइडियल कोलिजन की बात है। आइडियल कोलिजन दैट मीन्स टकराएगी तो उसका किसी और फॉर्म में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, तो जो भी उसके पास मोमेंटम है वो कांस्टेंट बना रहेगा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में। इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होगी, दैट मीन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले रही होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी होगी। साथ ही साथ क्योंकि एनर्जी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो भी डिफॉर्मिटीज़ आई हैं वो दोबारा रीगेन की जा सकती हैं आफ्टर द कोलिजन।
तो ये तो आपकी हो गई इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें, व्हाट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम दैट मीन्स बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। दैट मीन्स कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी। देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। और अगर कंप्लीटली है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा लॉस हो जा रहा है। तो एक तरह से आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। कोलिजन के बाद बॉडी आपस में क्या होगी, चिपक जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। दिस इज द इन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक की अगर हम बात करें, यहाँ तो ऊपर वाला हमने क्या पढ़ा भी, कंप्लीटली में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ चिपक जाएंगी। और अगर सिंपल इनइलास्टिक की बात करें तो मोमेंटम तो है कंजर्व रहेगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन जो हमने अभी ये बात की है कि बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, वो ज़रूरी नहीं है कि स्टिक हो, हाँ, लेकिन अपना जो शेप है उसको पूरी तरह से गेन नहीं कर पाएंगी, पार्शियली ही गेन कर पाएंगी, इतनी ही एनर्जी बचेगी, बाकी एनर्जी उनकी लॉस हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको रिमार्क के फॉर्म में भी देख लेते हैं। क्या तीनों जो तीन डिस्कशन दिए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, जो सब में कॉमन थी, क्या थी, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो और चाहे कोलिजन इनइलास्टिक हो। काइनेटिक एनर्जी में हमने चेंजेस देखे कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस दिखाई देंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा। और ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई देगा, ज़्यादातर केसेस में ये हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी थी वो लॉस हो जाएगी। और नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक नॉर कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो यहाँ पर जो अभी इसके पहले डिस्कस किया, जो प्रॉपर्टीज़ दी थी, स्टिक टुगेदर एंड सो ऑन, बेसिकली इट इज़ अबाउट द कंप्लीटली कोलिजन। लेकिन कोई भी चीज़ नेचर में परफेक्ट आइडियल नहीं होती है, इसलिए जो भी आपका कोलिजन है वो कहीं ना कहीं मोर एवर इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो आइडियल केस लेते हुए चलते, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अगर दो बॉडीज़ आपकी हैं जो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रही हैं, लाइक दिस, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों चलना शुरू कर दी। तो जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रही हैं और इस तरह से कोलिजन दिखाई देगा, तो ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब कुछ वेलोसिटीज़ के फॉर्म में देख लीजिए। जो पहला फिगर है जिसमें वेलोसिटी u1 और u2 दिखाई दे रही है और बॉडी के मास m1 और m2 दिखाई दे रहे हैं। इंटरमीडिएट फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये दोनों बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हुआ। जैसे ही कोलिजन हुआ तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई और जो इनिशियल वेलोसिटीज़ थी u1 एंड u2, अब इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हो गई हैं v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। तो इस डेरिवेशन में हम v1 और v2 की ही वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक कोलिजन, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है। क्या क्या प्रॉपर्टीज स्टडी किया है हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। मोमेंटम की इक्वेशन आप जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम निकालने के बाद उसको इक्वेट कर दिया। दूसरी इक्वेशन थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमने इसको सेट किया हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, इसका मतलब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी।
तो उसके लिए भी हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व कर ली है और इसको भी ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 की तरह ही रीअरेंज करेंगे और हमें m2 और m1 के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा इनको डिवाइड किया और डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल होंगे और हमें इक्वेशन का एक नया फॉर्म दैट इज़ v2 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 मिल जाएगा। यहाँ से हम एक फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालेंगे और फिर उसको इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम इन इक्वेशंस को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम आसानी से v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम v1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं और जब हमने इसको v1 के लिए सॉल्व किया तो हमें मिल गया u1 इंटू डिफरेंस ऑफ मासेस प्लस 2m2u2 अपॉन टोटल सम ऑफ मासेस। तो ये हमें v1 की वैल्यू मिल गई। अब हम इस v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे तो हमें v2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए v1 और v2 की वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इक्वेशन को वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो v1 और v2 का जो नेचर ऑफ इक्वेशन है वो लमसम सेम है, बस डिफरेंस क्या आया, जहाँ पर m1 है वहाँ पर m2 हो जा रहा है, जहाँ पर u1 है वहाँ पर u2 हो जा रहा है। इस तरह के चेंजेस हमें दिखाई देंगे और यही हमारी फाइनल इक्वेशंस का फॉर्म होगा। तो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन। इसमें कुछ अगर हम स्पेशल केसेस देखना चाहें तो स्पेशल केसेस क्या क्या बन सकते हैं। ईजिएस्ट केस ले लें कि जो बॉडी है उनके मासेस सेम हैं, तो अगर सेम है तो m1 और m2 को हम n मान लें। जैसे ही m1 और m2 को इक्वल करते हुए हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। तो इस इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अगर दो बॉडीज़ के मास इक्वल हैं तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि जो बॉडी पहले u1 स्पीड से चल रही थी ये u1 स्पीड दूसरी बॉडी को मिल जाएगी आफ्टर द कोलिजन। तो ये सिंपली कहेंगे कि आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज़ हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं, एक्सचेंज हो गई हैं। इसमें कुछ सब केसेस भी मान लेते हैं कि मासेस तो इक्वल मान ही लिया है। अब अगर हम कह दें कि जो सेकेंड बॉडी थी वो रेस्ट में थी, तो सेकेंड बॉडी इनिशियली अगर रेस्ट में है तो हम u2 को 0 रख सकते हैं। u2 0 रख के सॉल्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यानी कि जब कोलिजन हुआ तो जो पहली बॉडी ने आके टक्कर मारी दूसरी बॉडी को जो रेस्ट में थी, टक्कर के बाद दूसरी बॉडी चलने लगेगी और पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो इसको हम इन डिफरेंट स्पेशल केसेस को इक्वेशन नंबर 6 और 8 में पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ, ये तो आप अक्सर देखते हो कहाँ, कैरम के प्ले में। ठीक है, तो ये कैरम के प्ले में आप ये सारी चीज़ें आसानी से देखते हो। और अच्छा, अब और क्या केसेस ले सकते हैं, हम ये मान लें कि m1 काफ़ी बड़ा है और m2 काफ़ी छोटा है। तो विद रिस्पेक्ट टू m1 अगर हम m2 को 0 नेग्लिजिबल मान लें तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, उस केस में हमें इक्वेशंस का फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब कि v1 इज़ नियरली इक्वल टू u1, दैट मीन्स अगर दूसरी बॉडी बहुत हल्की है तो जो पहली बॉडी ने टक्कर मारी उसकी वेलोसिटी में लगभग कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जबकि जो दूसरी बॉडी होगी वो फ्लाइज ऑफ विद ग्रेटर वेलोसिटी, वो ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लगेगी। इसमें भी हम कुछ सब केसेस मान सकते हैं कि जो दूसरी बॉडी है मान लीजिए वो रेस्ट में है तो रेस्ट की इक्वेशन लगा सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ज़्यादातर आप इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ कर सकते हो, व्हेन यू प्ले द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में स्ट्राइक होती है, कोलिजन्स होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हो। जब स्ट्राइकर से आप स्ट्राइक करते हो तो स्ट्राइकर रेस्ट में आ जाता है, दूसरी बॉडी मोशन में आ जाती है। तो कोलिजन का जो केस है आप बहुत ही अच्छे तरीके से कैरम बोर्ड को प्ले करते हुए देख सकते हो। इसी तरह और भी बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं। इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि m2 जो है, यानी कि जो दूसरी वाली बॉडी थी वो ज़्यादा बड़ी है, m1 0 है, उस केस में क्या होगा, तो एक तरह से कहा जाए आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप डिफरेंट केसेस जो भी कहे जा रहे हैं
उनके लिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिफरेंट केसेस की आप स्टडी कर सकते हो। डिफरेंट केसेस के लिए आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टक्कर के बाद स्टिक हो गई और साथ साथ मोशन करने लगी। तो ये जो हमारे दो केसेस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इनइलास्टिक कोलिजन की? मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसलिए बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल आई वेलोसिटी की जब हमने इसको सॉल्व किया। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो हम यहाँ पर ये देख लें कि कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगी और आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगी। तो लॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो हम दोनों एनर्जी का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल जाएगी, और जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी दैट इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें देन हमें क्या मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। दिस इज द सिंपल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी in the perfectly inelastic collision. Now we will study elastic collision in two dimension. Two dimension का मतलब क्या हुआ कि जैसे टक्कर हुई अब ये एक स्ट्रेट लाइन में ना जाके अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, यानी कि ये प्लेन में चली गई। जब प्लेन में चली गई तो अब हम इनको, क्योंकि वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इलास्टिक की बात करें तो जो वेलोसिटी है, सिंस इट इज़ मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में जैसे ही हम रिजॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमारी मोमेंटम की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है इसलिए मोमेंटम की इक्वेशन को हम रिजॉल्व कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो जो हमारी इक्वेशंस थी उसी के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो क्या लिख पाएंगे, हम यहाँ से लिख पाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कितना था इनिशियल और फाइनल, और अलोंग वाई एक्सिस कितना मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। उसकी इक्वेशन एज इट इज़ जनरल इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर हमें कितने अननोन दिख गए, हमें ना तो फाइनल वेलोसिटीज़ पता हैं, दैट मीन्स v1 और v2 भी नहीं पता, और दोनों बॉडीज़ आफ्टर द कोलिजन किस किस डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट मीन्स θ1 एंड θ2 ये भी नहीं पता। तो हमें यहाँ पर चार चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं वो केवल 3 बनी हुई हैं। इसलिए हमें अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए इनमें से कम एक क्वांटिटीज़, दैट मीन्स आइदर v1 और v2 और θ1 और θ2, इनमें से कम एक क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम रेस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पावर की, तो आपको पता है कि पावर क्या होती है। पावर, यू नो इट वेरी वेल, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और सिंपली पावर इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्लास 9th का पढ़ा हुआ आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, P पावर एवरेज इज इक्वल टू W अपॉन T या सिंपली E अपॉन T। द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल लेना पड़ेगा, ताकि हम एक रेंज में ना खड़े होके एक स्पेसिफिक इंस्टेंट वैल्यू पर खड़े हों। पावर का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, dW/dt, जहाँ पर ये जो dt है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, dW इज इक्वल टू ये जो बेसिक फॉर्मूला है F.dr, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट dW/dt विच इज इक्वल टू पावर
equal to F dot dr by dt. What is dr by dt? Basically it is the velocity. So we will write P is equal to F dot V. This is the another form of power. पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट वॉट है और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. और साथ ही साथ अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो 1 वॉट पावर इज said to be 1 watt when 1 joule work is done in 1 second by the body. आपने बाकी सारी यूनिट्स भी पढ़ रखी हैं. किलोवाट, तो किलोवाट का मतलब हुआ 1000 वाट और मेगावाट 10 टू पावर 6 वाट के बराबर हो जाएगा. और एक और जो टर्म पढ़ रखा है आपने हॉर्स पावर HP, दैट इज इक्वल टू 746 वाट. ये HP कहाँ यूज़ होता है? जनरली HP जो है वो जो घरों में जो वाटर की अपलिफ्ट करने के लिए, वाटर को लेवल हाइट तक पहुंचाने के लिए जो मोटर वगैरह यूज़ की जाती हैं वो हॉर्स पावर में ही ज़्यादातर की जाती हैं. या कार के इंजन वगैरह हैं वो सब हॉर्स पावर में ही होते हैं. तो कमर्शियल यूनिट भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ द किलोवाट आवर. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. तो ये भी आपने पढ़ रखा हुआ यहाँ पे. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है. इसी के साथ इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं. इसकी NCERT एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिएगा. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क थ्रू द गूगल क्लासरूम.